हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक के नए लेक्चर्स को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सबसे पहले हम ये जान लें कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ सबसे पहले चार्ल्स कूलम्ब्स ने दिया था। ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसी के नाम पे ये कूलम्ब्स लॉ पड़ गया था। कि कूलम्ब्स लॉ इसी साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा था और ये लॉ बिल्कुल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैच करता हुआ है। क्या कहता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कि अगर मेरे पास दो मास बॉडीज हैं जिसके बीच में d डिस्टेंस का सेपरेशन है, तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो g टाइम्स m1m2 बाई डी स्क्वायर के इक्वल रहेगा। ये है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और क्या कहता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? कि ये फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली डिपेंड करता है। वैसे ही कूलम्ब्स भी कहता है कि अगर मेरे पास दो चार्ज है, जैसे यहाँ दो मास थे जो r डिस्टेंस सेपरेटेड है, ये d डिस्टेंस सेपरेटेड है, तो इनके बीच में ध्यान रखना है ये दोनों चार्ज आपके पॉइंट चार्ज होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही आपका कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होता है। अगर पॉइंट चार्ज के अलावा कोई और चार्ज होगा तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं जो r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोडक्ट ऑफ मास पर डिपेंड कर रहा था। और यही फोर्स इनवर्सली डिपेंड करेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे, जैसे यहां डिपेंड कर रहा था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे। इसीलिए हम इसको कह देते हैं कि बिल्कुल एनालॉग है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस तरीके से एनालॉग है, क्योंकि दोनों का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सेम है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहता है प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करता है, ये भी कहता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। वो कहता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे इनवर्सली डिपेंड करता है, ये भी कहता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे इनवर्सली डिपेंड करता है। फर्क किस चीज का है? अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं तो प्रोपोर्शनल का फर्क है। यहाँ प्रोपोर्शनल के आता है, वहां क्या आता था जी। वहां जी को कहते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ के को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? It states that if we have 2 point charges separated by a given distance r, then the force exerted between these forces is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of the distance. If we combining these two equations, तो हमें ये फॉर्म मिलता है जो हमारा कूलम्ब्स लॉ कहलाता है। जैसे इस प्रोपोर्शन हटाएंगे we got the k and that k is called electrostatic force constant, जिसका वैल्यू होता है 9 into 10 की पावर 9। इसकी यूनिट कैसे आई है वो यूनिट हम यहाँ पता कर रहे हैं। देखो किस तरीके से मैंने उस यूनिट को फाइंड आउट किया है। फोर्स का यूनिट रहता है न्यूटन, k का तो फाइंड आउट ही कर रहे हैं। चार्ज का हो जाएगा कूलम्ब, कूलम्ब r होता है आपका डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, तो ये यहाँ आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर k टाइम्स कूलम्ब स्क्वायर। इसको यहाँ ले आए तो क्या आ जाएगा भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है इस k का वैल्यू, एंड दैट k इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो k है आपका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये किसका है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, whose value is 8.85 10 की पावर -2। फिर मैं इस यूनिट को बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल सेम। देखो ना, आप चाहो तो यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हो क्योंकि आपने k का यूनिट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहां देखो दस k का यूनिट क्या लिखा है मैंने? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर 1/एप्सिलॉन, क्योंकि पाई वगैरह का यूनिट होगा नहीं, इसको रेसिप्रोकल करना है ना, तो अपने आप आ जाएगा। तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, और वही वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक कूलम्ब्स लॉ आपको क्लियर होगा। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? इफ वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस separated by a given distance, that force is directly proportional to product of charge inversely to the square of the distance। बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसीलिए हम कूलम्ब्स लॉ को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एनालॉग कहते हैं। बिल्कुल उसी की तरीके का फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें अगला टॉपिक
सुपरपोजिशन। तो स्टूडेंट, बिफोर मूविंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देयर इज अनदर टॉपिक जो अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक साथ न्यूमेरिकल्स लेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के। एंड दैट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। बोथ आर द सेम टर्म्स। क्या मतलब है इसका, ये देखो मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 और Q2, जो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। फिलहाल ये वैक्यूम में रखे हुए हैं या एयर में रखे हुए हैं, ठीक है। मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, फिलहाल ये वैक्यूम या एयर में प्लेस्ड है। तो अभी हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, वो क्या कहता है कि इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught r square. What is epsilon naught? Permittivity of free space. Permittivity of the free space. और मैंने कहा ना ये वैक्यूम में प्लेस किया गया है। अब क्या किया है मैंने, इसी सिस्टम को, अभी जो मैंने वैक्यूम में प्लेस किया था, अभी इसी सेम सिस्टम को अब मैंने एक पर्टिकुलर मीडियम में प्लेस कर दिया। अभी मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, मरकरी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक मीडियम में प्लेस कर दिया। तो अब क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ अभी भी सेम वही कहेगा, दैट इज Q1 Q2 4 pi epsilon m लिखना पड़ेगा। बस हमें व्हाट इज epsilon m, परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। यहां क्या लिखते हैं, अगर करो Q1 Q2 4 pi epsilon naught r square। ये epsilon क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ दी फ्री स्पेस। मतलब यहां परमिटिविटी वैक्यूम का है, यहां परमिटिविटी उस मीडियम का है। वो में लिखा हुआ है कि मेरे पास दो चार्ज का सिस्टम था जो r डिस्टेंस सेपरेटेड है। पहले मैंने फोर्स निकाला एक पर्टिकुलर वैक्यूम में और उसके बाद निकाला उस पर्टिकुलर मीडियम में। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, फर्स्ट और सेकंड टर्म्स को, तो आप देखो क्या होगा। मैं अलग से आपको दिखा देता हूं करके। अगर दोनों टर्म्स को मैं डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, फोर्स इन वैक्यूम, force in particular medium, and that is Q1 Q2 4 pi epsilon naught r square divided by Q1 Q2 4 pi epsilon m, because a particular medium r square, ये cancel out, 4 pi से 4 pi, r square से r square, it's 1 by epsilon naught 1 by epsilon m। इसको लेके जाएंगे तो जाएगा epsilon m by epsilon naught। मतलब force in a particular medium, force in a vacuum, the force in a particular medium, that is equals to epsilon m by epsilon naught। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास दो चार्ज का सिस्टम था, पहले मैंने उसको वैक्यूम में फोर्स पता किया, फिर उसका पर्टिकुलर मीडियम पता किया। मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वाटर, मरकरी, मेटल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने किया तो क्या पता करा, फोर्स इन अ वैक्यूम टू द फोर्स इन अ पर्टिकुलर मीडियम, दैट इज एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। और पता है यही कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव का बोला किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो आप यहाँ एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, इसका नाम क्या दिया गया है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्योंकि इसको रिलेट कर रहे हो किसके साथ, एयर या वैक्यूम के साथ। इस k का वैल्यू वैक्यूम के लिए तो 1 ही होता है, वाटर के लिए 80 होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ऐसे पूछ लेगा कि बताओ अगर मैंने वैक्यूम में दो ऑब्जेक्ट को रखा था तो फोर्स 80 न्यूटन था, अब अगर मैं उसको वाटर में रखूं तो कितना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन अ पर्टिकुलर मीडियम इज इक्वल्स टू k। तो वैक्यूम में कितना है 80, वाटर का पूछ रहा है और वाटर के कितना होता है 80, कैंसिल आउट, 1 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आपको किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है तो आप उस मीडियम में फोर्स का पता कर सकते हो कि वो फोर्स जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी फोर्स के इक्वल हो। ये फोर्स का फॉर्मूला सिर्फ तभी लगाया जाता है जब वहां पर क्या प्लेस होता है, वैक्यूम या फिर एयर। इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या डेफिनेशन दे सकते हो, फोर्स बिटवीन टू चार्ज separated by given distance in a vacuum with the same force between same charge but in particular medium। ठीक है, दो चार्जेस हैं r डिस्टेंस पे, वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा था, मीडियम में कितना फोर्स लग रहा था, उसी का रेशियो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस